नमस्कार विद्वान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं और आज जिन हमारे साथियों ने ग्रेड सेकंड का पेपर दिया, उनका भी पेपर बहुत अच्छा रहा है। जैसा कि पेपर का ओवरऑल रहा था तो लगभग मध्यम श्रेणी का पेपर है, ना ज़्यादा सरल था, ना ज़्यादा हार्ड था, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन आपका पेपर अच्छा रहा है, ऐसी हम जो है वो ऐसा हम सोचते हैं। बाकी आप कमेंट करके बताएं कि आपका आज का पेपर जो है वो कैसा रहा। और इसी के साथ आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे जो हमारे रीट मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक टॉपिक काफी समय से हमारा पेंडिंग चल रहा है, मुगल राजपूत संबंध और पृथ्वीराज चौहान। तो आज इसको पूरा करेंगे और कल से फिर जो है वो अपन स्वाधीनता आंदोलन की जो है वो चर्चा करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। तो सुनील माया जी कैसे हैं आप? ललिता जी स्वागत आपका, शेलू जी स्वागत आपका, लड्डू, रवि, एहसन, वलोग, सुनीता यादव, नितेश कुमार, घनश्याम, ललिता, कार्तिक स्वागत आपका, अनुरली जी स्वागत आपका। कैसे हैं आप? अगर आप में से किसी ने ग्रेड सेकंड का पेपर दिया है तो अपना अनुभव बताएं, कैसा रहा पेपर। हालांकि जिन बच्चों ने ग्रेड सेकंड का पेपर दिया है अब वो घर पे रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पेपर देने का जो मेरा अनुभव है तो वो तो यही कहता है कि भैया पेपर देने के बाद ऐसा लगता है कि खेत में काम कराए। जनरली दो तरह की मेहनत होती है, एक होती है शारीरिक फिजिकल मेहनत, पूरे दिन आप खेत में काम कर रहे हो, पूरे दिन में आप थक जाते हो। ऐसे ही मानसिक मेहनत भी होती है, मानसिक मेहनत जिसमें आप देखो 2-2.5 घंटे, 2.5 घंटे का पेपर का समय होता है और 2.5 घंटे में बिल्कुल थकान आ जाती है। तो शायद वो बच्चे इस सेशन को नहीं देख पा रहे हैं, अगर देख पा रहे हैं तो जरूर बताएं। देखो पेपर का नहीं करवा रहा हूं मैं आपको, पेपर का हल नहीं करवा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे चैनलों ने इसका हल करवा दिया है। और चूंकि मैं ग्रेड सेकंड की आपको तैयारी भी नहीं करवा रहा हूं, इस समय हम केवल एक ही पेपर पर फोकस करके रखे हुए हैं। और ये इस परिवार का नियम है कि जिस पेपर पर हम चर्चा कर रहे हैं, यानी जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसी की बात जो है वो करते हैं। चूंकि ये आपके ग्रेड सेकंड रीट से ही संबंधित है लगभग, क्योंकि सारे अभ्यर्थी वही हैं रीट वाले, तो थोड़ी सी आपसे ये चर्चा पूछ लिया मैंने। बाकी तो आप देखोगे, बाकी इतने सारे पेपर हुए मैं कभी पूछता भी नहीं हूँ, है ना। सीटी की हम कभी बात नहीं किए हैं और बाकी किसी भी पेपर की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि एक ही एग्जाम की तैयारी हम करते हैं और उसी की तैयारी आपको करवा रहे हैं और इसके अलावा कोई चर्चा नहीं करते हैं। इसका एक हानि भी है, फायदा तो कोई है नहीं, लेकिन हानि ये है कि इसीलिए थोड़ा परिवार अपना छोटा रह जाता है, क्योंकि हम सीमित जो है वो चीजें रखते हैं। और सीमित रखने का एक फायदा भी है, क्योंकि मैं अकेला हूं तो मैं सीमित रखता हूं, तो सीमित पेपर का अच्छे से आपको करवा पाता हूं। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। हाँ, राजस्थान अध्ययन के वन लाइनर क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी दे देंगे। मैं प्रयास कर रहा हूं उनको बनाने की, तो मैं बहुत ही जल्दी उन क्वेश्चनों को भी बना के टाइप करके आपके सामने रखूंगा और राजस्थान अध्ययन और हमारा राजस्थान दोनों का एक कंबाइंड पीडीएफ बना के आपको दूंगा, जिससे राजस्थान जीके का आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। 14 नंबर सेशन है। कल हम मुगल राजपूत संबंध पढ़ रहे थे, उसी को आगे लेके चलते हैं। फिर राजपूत फिर चौहान भी पढ़ेंगे हम, पृथ्वीराज चौहान को। लास्ट सेशन में हमने बाबर और राणा सांगा के मध्य का संबंध पढ़ा। इसके बाद हमने जो पढ़ा वो हुमायूं और राजपूत के मध्य के संबंध पढ़े। आज हम चर्चा करेंगे अकबर और राजपूतों के मध्य जो संबंध थे उनकी, कि अकबर के शासन काल में अकबर ने राजपूतों के साथ कैसे संबंध रखे। जैसे कि कल हम चर्चा कर रहे थे कि मुगल शासक ये बहुत अच्छी तरह से जानते थे और खास तौर पर यह बात अकबर अपने शासनकाल में समझ गया था कि राजपूतों से शत्रुता सही नहीं है। तो अकबर ने अपने शासनकाल में राजपूतों के साथ जो नीति अपनाई वो सुलह ए कुल की नीति थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर की राजपूतों के साथ कौन सी नीति थी? सुलह ए कुल, मित्रता और विवाह की नीति थी। ठीक है, प्रजामंडल तो मैंने करवा दिया है आपको, प्रजामंडल तो हमने आपको करवा दिया है, बिल्कुल करवा दिया है, आप जाके देखें।
तो लिखिए अकबर और राजपूतों की जो, यानी अकबर की जो नीति थी राजपूतों के प्रति वो कैसी थी? अकबर की राजपूतों या राजपूतों के प्रति नीति, कौन सी नीति अपनाई अकबर ने? अकबर ने नीति अपनाई आपकी सुलह ए कुल की नीति। ठीक है, सुलह ए कुल की नीति जो है इसने अपनाई है। इसके तहत जो है वो क्या किया जाता है? इस नीति के तहत वैवाहिक संबंध और मैत्री संबंध जो है वो स्थापित किए जाते हैं। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो देखिए, लिखिएगा आप फटाफट से लिख के, आज इस टॉपिक को अपन जो है वो क्या करेंगे, पूरा ही करेंगे। लिखिए, मेवाड़ के अंदर जो है वो उदय सिंह, राणा प्रताप और राणा अमर सिंह के साथ इनके काफी ज्यादा जो है वो आपस में खिंचाव रहा। देखिए, पूरे राजस्थान के जितने भी बाकी शासक थे उनके साथ तो इनकी नीति रही सुलह कुल की, लेकिन चूंकि अकबर ने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की तो अकबर के प्रति जो इनकी नीति थी, सॉरी, महाराणा प्रताप के प्रति जो इनकी नीति थी वो कैसी नीति थी? आक्रामक नीति थी, युद्ध की नीति थी। ठीक है, क्योंकि अकबर ने इनकी महाराणा प्रताप ने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, तो मेवाड़ के प्रति आक्रामक या आक्रमण की नीति इन्होंने जो है वो अपनाई। आक्रमण की नीति अपनाए। इसका कारण क्या था कि बाकी तो सबने क्या कर ली थी, इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, और मेवाड़ के उदय सिंह के समय आपको पता है कि अकबर ने क्या किया था, आक्रमण किया था। तो उदय सिंह, उसके बाद राणा प्रताप, और उसके बाद राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह, राणा अमर सिंह ने बाद में संधि कर ली थी अपने पुत्र के कहने पर। तो इन तीनों के प्रति जो इनकी नीति रही वो कैसी रही? आक्रामक नीति रही। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अकबर ने किनके प्रति जो है वो वैवाहिक नीति को अपनाया? तो आमेर के जो शासक थे उनके प्रति तो इनकी वैवाहिक नीति रही, और मारवाड़ के शासकों के प्रति भी इनकी वैवाहिक प्लस आक्रामक नीति रही। मारवाड़ के अंदर रावचंद्र सेन के प्रति इनकी आक्रामक नीति रही, तो बाकी जो शासक थे उनके प्रति इन्होंने जो है, जैसे मोटा राजा उदय सिंह जो है उनकी पुत्री से भी इनके पुत्र का, अकबर के पुत्र का विवाह हुआ। प्लस एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर ने राजस्थान की किस रियासत के साथ मित्रता की जो है वो नीति अपनाई? तो बूंदी के शासकों के साथ इनकी जो है वो मैत्रीपूर्ण जो है वो नीति रही। देखो, रीट का और सेकंड ग्रेड की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। रीट का पेपर अलग बोर्ड करवा रहा है, सेकंड ग्रेड का पेपर जो है वो आरपीएससी करवाती है, आपको पता है। और आरपीएससी का जो जीके होता है, अगर आरपीएससी का जीके देखोगे, आरपीएससी का मनोविज्ञान देखोगे तो वो बहुत ज्यादा हार्ड लेवल का नहीं आता है, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड का जो जीके है वो थोड़ा हार्ड लेवल का आता है। खास तौर पर करंट अफेयर, खास तौर पर राजस्थान हिस्ट्री, कला संस्कृति के जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी अच्छे लेवल के आते हैं। तो आप ऐसी तुलना तो बिल्कुल करना मत कि रीट की और सेकंड ग्रेड की तुलना आप कर लोगे। हालांकि सेकंड ग्रेड का लेवल अप है, लेकिन रीट अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा है, और आप देखोगे कि रीट का जो अभी प्री एग्जाम हुआ वो भी काफी अच्छा खासा लेवल का पेपर आया था। हाँ, लेकिन जिनका कल पेपर है, जिनका परसों पेपर है, 27 तक पेपर चलने वाले हैं सेकंड ग्रेड के, वो इस आज वाले पेपर के आधार पर एक अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि लगभग कैसे क्वेश्चन आगे जो सेकंड ग्रेड के पेपर होंगे उनमें आने वाले हैं। लेकिन रीट की तुलना कतई मत करना, रीट में आपको अच्छा खासा जो है वो अलग चीजें देखने को मिलेगी।
नहीं, आरपीएससी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सरल आते हैं, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड का जीके बहुत कठिन है, आरपीएससी से थोड़ा सा हार्ड लेवल का है। ठीक है। वैवाहिक नीति किसके साथ अपनाई अकबर ने? वैवाहिक नीति, तो वैवाहिक नीति की बात करते हैं तो आमेर के साथ, आमेर के साथ इनकी वैवाहिक नीति थी। जबकि मित्रता, मित्रता की जो नीति अपनाई, मित्रता की नीति, वो बूंदी के शासकों के प्रति जो है इन्होंने अपनाई। बूंदी के राव, बूंदी के शासक, बूंदी के शासक कौन थे? सुरजन हाड़ा राव, सुरजन हाड़ा, हाड़ा शासकों के साथ इसने मित्रता का संबंध जो है वो बनाए रखा। और वैवाहिक नीति में आमेर, जैसलमेर, बीकानेर और मारवाड़, आमेर, मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर। अब थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करते हैं इनकी नीतियों की। तो देखिएगा, आमेर की अगर चर्चा करते हैं, आमेर के साथ इनकी चर्चा करते हैं, तो आमेर के जो शासक हैं वो है कौन? भारमल। हम डिटेल सेशन में पढ़ चुके हैं भारमल। और भारमल की जो है वो पुत्री है जिनका नाम है क्या? हरकाबाई। क्या नाम है? हरकाबाई, हरकाबाई। अब किन परिस्थितियों में विवाह किया वो तो आप पढ़ ही चुके हैं। किन परिस्थितियों में भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह किया वो आप पहले पढ़ चुके हैं डिटेल सेशन में। यहां हम केवल संबंधों की बात करते हैं। तो भारमल की पुत्री हरकाबाई से जो है वो अकबर का क्या होता है? अकबर का विवाह। ठीक है। और ये विवाह कहां पर हुआ था? सांभर झील के किनारे। ठीक है। इन दोनों का जो विवाह होता है वो सांभर झील, सांभर झील पर जो है वो विवाह होता है। कमेंट में लिखो कि इनका विवाह जो है वो कब हुआ। अब इन दोनों से एक पुत्र प्राप्त हुआ। ठीक है। इन दोनों से एक पुत्र होता है और पुत्र का क्या नाम होता है बताओ? इन दोनों से जो पुत्र हुआ उसका क्या नाम है? इन दोनों से जो पुत्र हुआ उसका नाम है सलीम। सलीम, जिसे आगे चलकर जहांगीर के नाम से जो है वो जाना गया। ठीक है। इस सलीम का जो विवाह हुआ वो किससे हुआ ये कमेंट में बताओ। इसके साथ ही सलीम का जो विवाह होता है वो किसके साथ होता है? देखिए, सलीम का जो विवाह होता है, सलीम का जो विवाह होता है वो भी आमेर ही होता है। विवाह किससे होता है? भारमल के बाद एक शासक बने। भारमल के बाद कौन बने शासक? भारमल के बाद शासक बनते हैं, नेक्स्ट जो शासक बनते हैं आमेर के वो बनते हैं भगवंत दास। कौन? भगवंत दास। और भगवंत दास के है पुत्री, है ना? पुत्र तो कौन है भगवंत दास का? इनकी एक पुत्री है जिसका नाम है क्या? मानबाई। पुत्री है मानबाई। मानबाई का जो विवाह हुआ है, मानबाई का विवाह होता है किसके साथ? मानबाई का विवाह सलीम के साथ होता है। ठीक है। वैसे तो मानबाई भुआ थी किसकी? मानबाई की भुआ थी कौन? हरकाबाई, जिसे जोधाबाई भी कहा जाता है। तो हरकाबाई ने अपने मानबाई का विवाह अपने पुत्र से किया और मानबाई और सलीम से एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका क्या नाम है बताओ? मानबाई और सलीम से पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम क्या है? खुसरो। क्या नाम है? खुसरो। मानबाई ने जो है वो सलीम की शराब पीने की आदत से, शराब की आदत से
परेशान होकर आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। ठीक है, आत्महत्या कर ली किसने? मान बाई ने। अब जो है वो सलीम तो फिर से कुंवारा हो गया, एक तरीके से देखा जाए, हो गया कि नहीं हो गया? तो फिर जो है वो इस सलीम का दूसरा एक और विवाह होता है, और नेक्स्ट जो विवाह होता है सलीम का वो किससे होता है? तो लिखिए, नेक्स्ट जो विवाह होता है इसका वो जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री कौन है? मानी बाई। क्या नाम है? मानी बाई से विवाह होता है। ठीक है, सलीम ने पहले मान बाई से विवाह किया जिसने आत्महत्या कर ली, उसके बाद जो है वो सलीम का विवाह होता है जोधपुर के मोटा राजा मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री मानी बाई से विवाह होता है। ठीक है, मानी बाई से क्या होता है? विवाह होता है। और इनसे जो एक पुत्र होता है, इनसे क्या होता है? एक पुत्र होता है किससे? मानी बाई और सलीम से, जिसका नाम क्या रखा गया? खुर्रम। खुर्रम को क्या कहा जाता है? शाहजहां। क्या कहा जाता है? शाहजहां। ठीक है, ये रहा पूरा मामला अकबर के काल में इसका विवाह का, वैवाहिक संबंधों का। इसके अलावा जो है वो भारमल को अकबर ने जो है वो एक उपाधि दी थी। भारमल को उपाधि किसकी दी थी इसको? भारमल को क्या उपाधि दी थी? अमीर उल उमरा की। अमीर उल उमरा की जो है उपाधि दी। किसने दी? अकबर ने दी। मान सिंह जो था, मान सिंह को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी। फरजंद यानी दत्तक पुत्र। मान सिंह को प्रजंद की उपाधि दी। प्रजंद। ठीक है, एक और कंडीशन रखी इसने, ये जो सांभर झील है, सांभर झील जो है, सांभर झील के नमक उत्पादन से प्राप्त आय का 1% जो है वो 1% अजमेर दरगाह पर देना तय किया। अजमेर दरगाह में कि जो भी आमदनी होगी सांभर झील के नमक से जो भी उत्पादन से आमदनी होगी, उस आमदनी का 1% जो पैसा है वो किस में जाएगा? अजमेर की दरगाह के अंदर जाएगा। यह भी तय किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद अगर चर्चा करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो चित्तौड़ की चर्चा करते हैं। चित्तौड़ आक्रमण, अकबर ने चित्तौड़ आक्रमण किया था। चित्तौड़ आक्रमण उदय सिंह के काल में। तो देखिए क्या होता है। चित्तौड़ का जो आक्रमण होता है वो 1567 से लेकर 68 तक चलता है। ठीक है, इस समय उदय सिंह जो है यहाँ के शासक थे। कौन थे यहाँ के शासक? उदय सिंह यहाँ के शासक थे।
उदय सिंह शासक, राणा उदय सिंह। लेकिन होता क्या है, उदय सिंह जो है वो, इनके मंत्रियों ने कहा कि उदय सिंह जी आप चले जाएं यहां से। एक सेकंड रुको। इनके जो मंत्री हैं इन्होंने इनको कहा कि आप जो है वो चले जाएं। तो उदय सिंह जो है वो जयमल व पत्ता सिसोदिया, जयमल, मेड़तिया व पत्ता सिसोदिया को, ये हमने उस क्लास में भी पढ़ा था राजस्थान अध्ययन में, को दुर्ग का शासन सौंप कर वो गुंदा की पहाड़ियों में चले गए। ठीक है, पहाड़ियों में चला गया। कौन? उदय सिंह। अब जो है वो क्या होता है, जयमल और पत्ता सिसोदिया वीरगति से लड़ते हुए इस युद्ध में जो है वो शहीद हो जाते हैं। और इस युद्ध से जो है वो अकबर ने यहां पर 10,000 लोगों का कत्लेआम जो है वो कराया युद्ध विजय के बाद। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या आता है। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल अनवर अली जी। एक देखो, भारमल तो अलग है। भारमल के बाद में शासक बने भगवंत दास, और इस भगवंत दास का एक अन्य नाम भी आता है भगवान दास। तो भगवान दास और भगवंत दास दोनों एक ही है। भगवान दास और भगवंत दास दोनों एक ही हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही हैं। भगवान दास और भगवंत दास जो है वो दोनों एक ही हैं। अब देखिए, अकबर ने जयमल और पत्ता सिसोदिया की मूर्ति आगरा किले के बाहर लगवाई। इनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर, खुश होकर इनकी मूर्तियां लगवाई आगरा के किले के बाहर लगवाई। ठीक है, इसके बाद जो है अकबर ने एक और आक्रमण किया, रणथंभोर आक्रमण। रणथंभोर आक्रमण। इस आक्रमण में क्या होता है देखिएगा, यह जो आक्रमण है वो इस समय सुरजनहाड़ा यहाँ के जो है वो शासक थे। कब हुआ ये? 1569 में। 1569 में सुरजनहाड़ा यहाँ के क्या थे? रणथंभोर के शासक थे। ठीक है, इसके बाद जो है अकबर ने राजस्थान में एक नागौर दरबार का आयोजन करवाया। नागौर दरबार का आयोजन, नागौर दरबार का जो आयोजन करवाया वो करवाया 1570 में। और इस दरबार में जो है वो सर्वप्रथम जो अधीनता स्वीकार की वो किसने की? सर्वप्रथम अधीनता बीकानेर के शासक कौन थे? बीकानेर के शासक बताओ। बीकानेर के शासक कल्याणमल ने की। किसने की? कल्याण
मल ने की। अच्छा, इस समय अकबर ने एक झील बनाई थी नागौर में अकाल राहत के कार्यक्रम के लिए, तो बताओ कौन सी झील बनाई थी? कौन सी झील बनाई थी बताओ? कौन सी झील बनाई थी? एक झील बनाई थी इन्होंने नागौर में, अकबर ने। कौन सी झील बनाई थी? कमेंट में बताओ जल्दी से। शुक्र तालाब बनाया था। शुक्र तालाब कह लीजिए या झील कह लीजिए। शुक्र झील का निर्माण। ठीक है, ये अकबर के काल की जो है वो प्रमुख घटनाएं हैं। इसके बाद आ जाते हैं कौन? महाराणा प्रताप के साथ चर्चा करते हैं। जोधपुर के अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह हुआ 1714 में फरकुर शियर से। याद है आपको? फरकुर शियर से विवाह हुआ। यह अंतिम विवाह था किसी हिंदू राजकुमारी का मुस्लिम शासक से। जोधपुर की जोधपुर की जोधपुर के अजीत सिंह की पुत्री। जोधपुर के अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह मुगल शासक, किस मुगल शासक के साथ हुआ? ये हुआ आपका फर्रुख शियर से। और ये अंतिम हिंदू राजकुमारी थी जिसका विवाह मुगल से हुआ। अंतिम हिंदू राजकुमारी जिसका विवाह मुगल में हुआ। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, तो अकबर ने मान सिंह के कहने पर टीका प्रथा की शुरुआत की। तिलक तिलक लगाने की प्रथा। अकबर ने मान सिंह के कहने पर टीका प्रथा प्रारंभ की। जोधाबाई यानी हरकाबाई के कहने पर गोवध भी रोकने का इन्होंने प्रयत्न किया। ठीक है। महाराणा प्रताप के साथ अकबर के संबंधों की चर्चा करते हैं। महाराणा प्रताप और अकबर। अकबर और महाराणा प्रताप कभी आमने सामने नहीं हुए, क्योंकि अकबर के गुरु ने कहा था अकबर से कि जिस दिन तुम महाराणा प्रताप के सामने चले गए वो तुम्हारा काल बन जाएगा और तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो अकबर कभी भी महाराणा प्रताप के सामने नहीं गए। तो अकबर ने अपनी तरफ से दूत भेजे किसको मनाने के लिए? महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप को
अधीनता स्वीकार करने के लिए समझाने हेतु भेजे गए दूत, भेजे गए दूत, दूत यानी संदेशवाहक, ठीक है। सबसे पहले, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सबसे पहले भेजा गया जलाल खां को। किसको भेजा गया? जलाल खां को। जलाल खां जो है वो जाता है नवंबर 1572 में, 1572 में जाता है। ये असफल रहा तो नेक्स्ट भेजा गया किसको? कुंवर मान सिंह को, जून, कुंवर मान सिंह को। और मान सिंह जो जाते हैं वो भी जाते हैं कब? जून 1973 में, जून 1900 बोल रहा हूं, 1573 में। जब मान सिंह भी असफल हो गए तो भेजा गया किसे? भगवंत दास को। मान सिंह असफल हो गए तो भगवंत दास, भगवंत दास यानी भगवान दास, इनको भेजा गया। इनको भी 1973 में ही भेजा गया था, सितंबर 1973 में, सितंबर 1573। मैं बार बार 1900 बोल रहा हूं, इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। और लास्ट जो दूत गया देखो, चला जमा भाटो के नाम से भी इसको आप याद करते हैं। लास्ट भेजा गया टोडरमल, दिसंबर 1973। टोडरमल, दिसंबर 1573, फिर 1900 बोल दिया मैंने, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जमा भाटो। जैसे जलाल सिंह, मैं से मान सिंह, ऐसे भगवंत दास, टेडे से टोडरमल। ये सारे दूत असफल हो गए और इन दूतों की असफलता ने किसको जन्म दिया? हल्दी घाटी के युद्ध को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? हल्दी घाटी के युद्ध को। और फिर क्या होता है? हल्दी घाटी युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध। जिन बच्चों का कल पेपर है वो आराम से सो जाएं, जिनका आज पेपर हुआ है वो भी आराम से सो जाएं, क्योंकि आज आप थके हुए हैं, तो आराम से सो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये सेशन पूरा करवा दूंगा और फिर आप जो को जब समय मिले थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, तब आप चाहो तो देख सकते हो। लेकिन आज आराम करो, कम से कम वो बच्चे तो जरूर आराम करें जिनका सुबह पेपर है, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 21 जून 1576 को, 21 जून 1576 को। और एक बात याद रखो हमेशा कि पेपर के टाइम में ये मैराथन क्लास वगैरह के चक्कर में ना पड़ो। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो पेपर के एक दिन पहले, 2 दिन पहले हमेशा मैराथन क्लास करवाते हैं, और उस चक्कर में बच्चे देर रात तक सो नहीं पाते हैं, और जब देर रात तक सो नहीं पाते हैं तो अगले दिन फिर वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो इनका कोई फायदा नहीं है। ये बात याद रखो कि एक रात में या 2 दिन में आप मैराथन क्लास देख के जाओगे, इसका कोई फायदा नहीं है। मैराथन क्लास देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पेपर से पहले ही देखो, कम से कम 15-20 दिन पहले। पेपर से पहले रात अच्छे से आराम से सो। मेरा तो रूल यह है कि पेपर से कम 2 दिन पहले पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। 2 दिन पहले पढ़ाई बंद करके आराम से रेस्ट करो, दिमाग को शांत रखो, और
समायोजन स्थापित करो अपने मन और मस्तिष्क का, बस कोई टेंशन नहीं है। पेपर में हमेशा पुराना पढ़ा हुआ ही काम आता है, एक दिन पहले कोई काम नहीं आता है। इसलिए हमारा ये रूल है कि हम पेपर से लगभग 5 दिन पहले जो है वो क्लासें बंद कर देते हैं। हमें जितना करवाना है, जितने भी आप मैराथन क्लासें देख रहे हो मेरी, वो अभी देखोगे आप। पेपर के 1 दिन पहले हमारी कोई मैराथन क्लास नहीं होती है, पेपर से 2 दिन पहले भी हम कोई मैराथन क्लास नहीं रखते, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए घातक सिद्ध होती है, न कि बेनिफिट। देखो, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, लेकिन मैं अपना कह रहा हूं, मेरा तो यही रूल है कि मैं पेपर से 2 दिन पहले छोड़ देता हूं, और पेपर वाले दिन तो मैं आराम से गाने सुनता हूं। जिस दिन पेपर, जैसे कल पेपर है तो आज रात को जैसे कोई कॉमेडी शो देखना, अगर देखना ही है, अगर नींद नहीं आ रही है घंटे आधे घंटे, या फिर अच्छे से सुंदर गाना जो आपको पसंद है वो सुने, रिलैक्स हो जाए, ना सोचे कि कल क्या होगा, पेपर में क्या होगा, आज का पेपर ऐसा आ गया, कल का क्या सा होगा, यही क्वेश्चन आएंगे, ये बातें सोचने का आप समय नहीं है। अब तो आप रिलैक्स हो जाओ, आपने अपनी तरफ से जितना करना था वो कर लिया है, अब ईश्वर पर छोड़ दो। कर्म करने का समय होता है पेपर से पहले, पेपर से 2 दिन तक जितने भी कर्म करने हैं कर्म करो। अब तो समय आ गया है फल का, तो अब फल क्या मिलेगा ये ईश्वर पर छोड़े और आराम से रिलैक्स हो जाएं, नो टेंशन के साथ। ठीक है, तो लिखो, हल्दी घाटी का जो युद्ध है इसमें अकबर तो स्वयं नहीं आया था, लेकिन अकबर की तरफ से मान सिंह, अकबर की तरफ से मान सिंह लड़ता है सेनापति के रूप में, और इधर जो लड़ता है वो कौन लड़ता है, महाराणा प्रताप। ये कितना वैसे देखा जाए तो दुर्भाग्य है कि अकबर की तरफ से मान सिंह लड़ रहा है, और इसी मान सिंह के खानदान में एक, कल हम पढ़ रहे थे ना, पृथ्वीराज कछवाहा, इसी के खानदान में मान सिंह के ही वंश में एक शासक हुए पृथ्वीराज कछवा, जो राणा सांगा के पक्ष में लड़े अकबर के परदादा के खिलाफ, बाबर के खिलाफ आमेर के कछवा वंश के शासक पृथ्वीराज बाबर के खिलाफ लड़े, बाबर को हराने में, और पृथ्वीराज कछवा के आगे के वंशज मान सिंह जो है वो अकबर को जिताने के लिए राणा प्रताप से लड़ रहे। देखो, ये समय की बात है, समय का फेर देखो कैसा है ना, कुछ भी कभी भी कुछ भी परिवर्तित हो सकता है। देखिए, यहां एक क्वेश्चन पूछा जाता है महाराणा प्रताप की जो सेना है उसके बारे में। सेना के जो है वो 3 भाग होते हैं जनरली, एक होता है आगे का भाग, एक पीछे का भाग, और एक मध्यम भाग होता है। तो हर्रावल भाग होता है, एक हर्रावल भाग आगे का भाग होता है, एक होता है मध्यम भाग, मध्यम, और एक होता है चंदावल, चंदावल जो होता है वो पीछे का भाग होता है। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है पीछे का, पीछे की सेना। तो हर्रावल भाग जो है उसका नेतृत्व कर रहा था हाकिम खां सूर, हाकिम का सूर महाराणा प्रताप की सेना का एकमात्र मुस्लिम सेनापति। तो चंदावल का कर रहा था गोपीनाथ, गोपीनाथ था इसमें, और गोपीनाथ के अलावा जो है वो जयमल और राणा पूंजा, जयमल राणा पूंजा जैसे वीर सेना नायक थे। और मध्यम भाग जो है सेना का, उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे झालामान और अन्य झालाबिंदा, ये सब जो है वो इस भाग का जो है वो नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, झालामान और झालाबिंदा दोनों
एक ही है, तो इनके नाम जो है वो आए हैं। तो ऐसी कंडीशन थी कुछ सेना की, और इनकी जो सेना का अनुपात था वो ये था कि महाराणा प्रताप से 6 गुना बड़ी सेना किसकी थी? अकबर की सेना थी। लेकिन फिर भी ये युद्ध जो है वो निर्णायक रहा। जिस उद्देश्य से अकबर ने मान सिंह को भेजा था, मान सिंह उस उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पाया था। ठीक है, महाराणा प्रताप इसमें घायल हो जाते हैं, तो झालाबिंदा ने जो है वो इस सेना का नेतृत्व किया। महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं, तो झालाबिंदा ने युद्ध का नेतृत्व किया। ठीक है, इसके बाद अकबर जो है वो 3 बार और जो है वो आक्रमण करता है। किसके? इसके बाद अकबर 3 बार और जो है वो सुल्तान खान के नेतृत्व में 3 बार और सुल्तान खान के नेतृत्व में सेना भेजता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, एक और युद्ध होता है दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध दिवेर का युद्ध कब होता है? ये कमेंट में लिखो, दिवेर का युद्ध कब होता है? एक 4 है, कहीं एक 6 भी लिख रखा है, लेकिन ठीक है, ये पूछा नहीं गया अब तक कोई पेपर में। देखो, ये जो युद्ध होता है वो अक्टूबर 1582 को होता है। अक्टूबर 1582 को युद्ध होता है, और इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने जो है वो किस किस के मध्य होता है? ये महाराणा प्रताप बीच अकबर का सेनापति है सुल्तान खान। कौन है? सुल्तान खान। इनके मध्य ये जो है वो युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो है वो महाराणा प्रताप क्या होते हैं? विजय होते हैं। ठीक है, और इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने जो है वो मुगलों की कई चौकियों पर अपना जो है वो अधिकार जमा लिया था, और यहां से महाराणा प्रताप की विजय दोबारा जो है वो शुरू होती है। और इसके बाद आपको पता है महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, और 1615 के अंदर जो है वो क्या होता है? 1615 में अमर सिंह ने राणा अमर सिंह ने जो है वो शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां से संधि कर ली। क्या कर ली? संधि कर ली। क्या कर ली? संधि कर ली। इस संधि को अमर सिंह की तरफ से कौन लेके गया था मुगल दरबार में? तो लिखो, मेवाड़ की तरफ से कौन जाता है संधि का प्रस्ताव लेके? मेवाड़ की तरफ से जाता है कौन? अमर सिंह खुद नहीं गए थे, हरिदास झाला और
शुभकर्ण गए थे। कौन गए थे? ये अच्छा क्वेश्चन है। हरिदास, झाला और शुभकर्ण, ये जो है वो अमर सिंह की तरफ से जाते हैं संधि का प्रस्ताव लेकर। किसके पास? शाहजहां के पास। ठीक है। और अमर सिंह के पुत्र राजकुमार कर्ण सिंह को जो है वो मुगल दरबार में नियुक्त किया गया। इसके बाद किसको? कर्ण सिंह, राणा कर्ण सिंह मुगल दरबार में नियुक्त किए गए। ठीक है। अब देखो अकबर के बाद आगे के जो शासक हैं उनका कोई खास इनके साथ जो है वो बेहतरीन संबंध नहीं रहा, लेकिन औरंगजेब के साथ थोड़ी सी जो है वो फिर से जो है वो एक नई जो है वो कटुता का संबंध जो है वो स्थापित होता है। तो औरंगजेब और राजपूतों के संबंध की चर्चा करते हैं। औरंगजेब व राजपूत संबंध, कैसे संबंध रहे औरंगजेब व राजपूतों के? तो औरंगजेब जैसे ही शासक बने उसने अकबर की जो नीतियां थी उनको विध्वंस, उनका खंडन किया और थोड़े आक्रामक नीति अपनाई। उन्होंने जो है वो मुस्लिम धर्म को ज्यादा प्रोग्रेस देने के लिए इन्होंने जो है वो शरिया को अपनाया और हिंदू मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। तो पहला कार्य तो इन्होंने शासक बनने के बाद हिंदू मंदिर तोड़वाना, हिंदू मंदिर तोड़ना प्रारंभ किया। इसके बाद इन्होंने जो है वो जजिया कर लगा दिया, जजिया कर लागू किया। इन्होंने अपने दरबार में जितने भी जो संगीतज्ञ वगैरह थे, गायकार थे, साहित्यकार थे हिंदू, उन सबको निकाल दिया। 1679 में जजिया कर लगाया था। कब लगाया था ये? 1679 में, याद रखना आप। और मेवाड़ के, इस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? देखो इस समय मेवाड़ में शासक थे कौन? राणा राज सिंह, राणा राज सिंह थे। राज सिंह ने क्या किया? पहला काम जो राज सिंह भी थोड़े ऐसे महाराणा प्रताप की तरह बहादुर शासक थे। इन्होंने इन्होंने जो है वो औरंगजेब के खिलाफ किसकी सहायता की? अजीत सिंह की सहायता की। औरंगजेब के विरुद्ध मारवाड़ के अजीत सिंह की सहायता, मारवाड़ के अजीत सिंह की सहायता। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि औरंगजेब के विरुद्ध इन्होंने सहायता तो की, लेकिन क्या सहायता की? तो सहायता ये की कि इनको राजसमंद वर्तमान है, वहां पर एक केलवा नामक स्थान है, केलवा की जागीर दी थी। केलवा राजसमंद की जागीर दी। किसको? अजीत सिंह को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अजीत सिंह को केलवा राजसमंद की जागीर किसने दी? तो महाराणा अजीत सिंह ने दी, अकबर के विरुद्ध सहायता करते हुए। और इसमें जो महत्वपूर्ण रोल निभाया था वो आप सबको पता है, दुर्गादास राठौड़ ने ही इसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, जिसके कारण जो है वो राज सिंह राजी हुए इनकी सहायता करने के लिए। हाँ, दुर्गादास राठौड़ की इसमें विशेष भूमिका थी। दुर्गादास राठौड़, अड़बिंदिया मोती की मुख्य भूमिका।
भूमिका। इनको चाणक्य कहा जाता था, चाणक्य। इस समय इनको चाणक्य कहा जाता था राजनीति का। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह। इससे विवाह पहले कौन करना चाहता था? औरंगजेब करना चाहता था। तो यह भी औरंगजेब के विरुद्ध इन्होंने किया। इसके अलावा इन्होंने जो है वो क्या किया? वल्लभ संप्रदाय की श्रीनाथ मूर्ति को संरक्षण दिया, क्योंकि अकबर जो है वो मूर्तियां तुड़ा रहा था, सॉरी औरंगजेब, और औरंगजेब के खिलाफ जाकर इन्होंने जो श्रीनाथ जी की मूर्ति थी उसको तोड़वाने से बचाया। आपको आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन एक कॉल आ रहा था, बार बार कॉल आ रहा था, और मैं उस कॉल को डिस्कनेक्ट करता जा रहा था, लेकिन वो बच्चा मान ही नहीं रहा था, बार बार कॉल कर रहा था। तो मैंने कॉल रिसीव किया, मैंने सोचा अर्जेंट काम है, तो बोला सर मैं सॉरी बोल रहा हूँ आपको, आपकी क्लास में आपको डिस्टर्ब किया है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा सेकंड ग्रेड का पेपर था और राजस्थान जीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर से आए, और मुझे पेपर में ऐसा फील हुआ कि बस मैं पेपर से बाहर निकलता ही आपसे बात करना चाहता था, लेकिन आपने मेरे कॉल ही नहीं उठाए। तो अब मैं घर पहुंचा और घर पहुंचते ही मैं आपको कॉल कर रहा हूं, तो इसके लिए आपका आभार। बाकी ऐसी बातें मैं जनरली नहीं करता हूं, मेरा अलग सिद्धांत है, लेकिन फिर भी अगर एक क्वेश्चन का भी आपको फायदा हो इस परिवार से, यही हमारी सफलता है। अगर एक क्वेश्चन का भी किसी बच्चे को फायदा हो जाता है तो यही तो हमारी सफलता है, बस यही सफलता है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। आवाज काटी थी मैंने, ऐसा नहीं है कि आवाज नहीं आ रही, एक कॉल आ गया था इसलिए आवाज काटी थी। तो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया, प्लस इन्होंने जो है वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय की वल्लभ संप्रदाय की श्रीनाथ जी की मूर्ति, श्रीनाथ जी की मूर्ति को संरक्षण दिया, और इनका श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया। कहां पर, कहां है श्रीनाथ जी का मंदिर बताओ? सिहाड़ गांव नाथ द्वारा।
तिहाड़ गांव नाथ द्वारा में। ठीक है, तो ये सारे काम औरंगजेब के विरुद्ध इन्होंने जो है वो किए। ये हो गया आपका राजपूत और मुगलों का संबंध। औरंगजेब के बाद कोई शासक ऐसा था नहीं जो कि इतना योग्य हुआ जो कि राजपूतों से पंगा ले सके। तो इसके बाद का कोई ऐसा वाक्य है नहीं कोई बेहतरीन जिससे क्वेश्चन पूछा जा सके। तो ये मुगल राठौड़ मुगल राजपूत संबंध आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। अब एक छोटी सी लाइन यानी एक छोटा सा टॉपिक बचा है आपका, वो है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान मैंने आपको पहले डिटेल में पढ़ा रखा है, तो थोड़ा सा क्विक रिव्यू आप ले लीजिए पृथ्वीराज चौहान का, रिवीजन के तौर पर पढ़ लेते हैं। वैसे मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है। कल अपन जो है वो अगला टॉपिक शुरू करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पृथ्वीराज चौहान। देखिए पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से पहले भी पढ़ चुके हो। इनका जो शासन है वो 1177 से लेकर 1192 तक था। इनका जो जन्म होता है वो होता है 1166 में। कब होता है जन्म? 1166 में होता है। इनका जो जन्म स्थान है वो कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। अहिल पाटन, गुजरात में इनका जन्म हुआ। गुजरात में। इनके जो पिता हैं उनका नाम है सोमेश्वर और इनकी जो माता है इनका नाम है कर्पूरी देवी। इनकी माता ने ही इनका जो है वो संरक्षण किया। इनको दल पुंगल राय पिथोरा और हिंदू सम्राट कहा जाता था। हिंदू सम्राट कहा जाता था। अगर बात करें इनके प्रधानमंत्री की, तो इनके प्रधानमंत्री थे कौन? प्रधानमंत्री थे इनके केमास। इनके मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो इनके जो मुख्यमंत्री थे वो थे कदम्बवास। इनके जो सेना अध्यक्ष थे, सेना अध्यक्ष जो इनके हैं वो है भुवने कमल। और इनका जो घोड़ा है, घोड़े का नाम है इनका नाट्यरंभा। क्या नाम है? नाट्यरंभा इनके घोड़े का नाम है। इन्होंने अपने शासनकाल में कई युद्ध किए थे, है ना। और उनमें से मुख्य युद्धों की अगर बात करते हैं तो कौन कौन से हैं देखिएगा। महोबा का युद्ध, महोबा का युद्ध कब हुआ? महोबा का युद्ध बताओ कमेंट में। महोबा का युद्ध कब हुआ? महोबा का जो युद्ध हुआ वो कब हुआ? तो महोबा का युद्ध हुआ 1182 में। इसे तुमुल का युद्ध भी कहते हैं। तुमुल का युद्ध भी इसको कहते हैं। 1182 में होता है। ये किसके साथ होता है? ये परमर्दी देव और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान और परमर्दी देव के दो सेनापति थे, आहला और उदल। इनके बारे में खास तौर पर पूछा जाता है। आहला उदल, आहला और
उदल, ये जेता कूपा की तरह थे, ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं इस युद्ध में। ठीक है, मुख्य क्वेश्चन है। और इस युद्ध में जो है वो विजय होते हैं चौहान और पुंजन राय। पुंजन राय जो है, पुंजन शब्द है यहाँ पर, पुंजन राय को यहाँ का जो है वो महोबा का क्या बना दिया जाता है, यहाँ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड युद्ध होता है वो होता है कन्नौज। सेकंड युद्ध से पहले एक घटना और घटती है, कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री को उठा लेते हैं। ये कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री से प्रेम विवाह, और पुत्री कौन है जयचंद की पुत्री, संयोगिता। कौन है, संयोगिता से प्रेम विवाह इन्होंने किया। इसके बाद 1184 की बात करते हैं, तो 1184 में इन्होंने जो है वो एक युद्ध लड़ा जिसे नागौर का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध, नागौर का युद्ध। नागौर का जो युद्ध हुआ था वो किसके मध्य हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और भीम द्वितीय, गुजरात के हैं ये भीम द्वितीय, दो लिखा है आगे, ये इसका अर्थ है द्वितीय, भीम द्वितीय। समझ में आ जाएगा क्या, दोबारा लिखता हूं, भीम सेकंड, गुजरात। ये युद्ध जो है वो काफी समय तक चला, लेकिन कोई निर्णायक फैसला नहीं आ पाया, जिसके बाद जो है वो जगदेव प्रतिहार ने संधि करवाई। जगदेव प्रतिहार ने संधि करवाई। और किस लिए हुआ ये युद्ध, युद्ध का कारण क्या था, युद्ध का कारण लिखो, युद्ध का कारण है आबू की राजकुमारी इच्छनी देवी से विवाह। आबू की राजकुमारी इच्छनी देवी से विवाह को लेकर ये युद्ध होता है। ठीक है, और इसके बाद फिर दो युद्ध होते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, संधि का अर्थ होता है सुलह करवा देना। जैसे दो लोगों में लड़ाई है तो बीच में समझौता करवाना होती है संधि। इसके बाद तराइन का युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। सेम ही कंडीशन होती है दोनों में। बाबर नहीं, मोहम्मद गोरी। बाबर याद आ गया, राणा के साथ पढ़ रहे थे ना हम। मोहम्मद गोरी वेज
चौहान, पृथ्वीराज चौहान है चौहान का अर्थ। मोहम्मद गोरी को हार हुई इसमें, और दिल्ली के शासक जो है गोविंदराज ने घायल किया। दिल्ली के गोविंदराज ने भाले से घायल किया। इसके बाद जो है वो गोरी वापस भाग जाता है, पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है इसमें, ठीक है। लेकिन द्वितीय जो युद्ध होता है यह भी जो है वो मोहम्मद गोरी और चौहानों के मध्य होता है, लेकिन इस युद्ध में इनके सहयोगी कम हो जाते हैं। जयचंद जो है वो गोरी के साथ मिल जाता है और इसमें हार हो जाती है, मोहम्मद गोरी जीत जाता है। अब एक बात लिखी है कि हमीर महाकाव्य क्या कहता है। मोस्ट बात एक पेपर में पूछी जा सकती है। हमीर महाकाव्य ये कहता है कि पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को 7 बार हराया। 7 बार गोरी को हराया, यानी तराइन के इस युद्ध से पहले 7 बार गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया, जबकि पृथ्वीराज प्रबंध में यह लिखा है कि 8 बार हराया। कितनी बार? 8 बार गोरी को हराया। जबकि पृथ्वीराज रासो ये कहती है कि 21 बार गोरी को हराया पृथ्वीराज चौहान ने, और प्रबंध चिंतामणि क्या कहती है? प्रबंध चिंतामणि के अंदर ये जानकारी मिलती है हमें कि 23 बार जो है वो गोरी को हराया गया था। तो इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी सुबह, मैं पीडीएफ डाल दूंगा सुबह। और ये पूरा हो गया आपका। वैसे हम कंप्लीट सिलेबस करवा चुके हैं एनसीईआरटी के माध्यम से। देखो एक बात ध्यान रखो, अभी आपने सेकंड ग्रेड का पेपर दिया है और सेकंड ग्रेड के अंदर भी आप देखोगे तो गाइडों से क्वेश्चन नहीं आते हैं और बहुत ज्यादा डिटेल्ड, हालांकि पढ़ना चाहिए लेकिन गाइडों में अतिरिक्त डाटा दिया होता है। एनसीईआरटी और आरबीएसई से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। जो क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलता है वो एनसीईआरटी और आरबीएसई में मिलता है। तो हमने कंप्लीट एसएसटी का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी से करवा रखा है आपको, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देखो। और फिर आप ये रिवीजन क्लास देखो जिसमें हमने एनसीईआरटी से बाहर के डाटा को भी लिया है। तो हमारा पहला जो उद्देश्य या पहला जो टारगेट है वो एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से तैयार करना। फिर आप ये क्लासे रिवीजन क्लासे देखो, इससे आपका टॉपिक बहुत प्यारा और स्ट्रॉन्ग बनेगा जो पेपर में आपके चेहरे पर मुस्कान लेके आने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहे। धन्यवाद।